हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 23 जून 2023 और डे है आज फ्राइडे। तो आज हम जो वो इस चैनल पर जो वो क्या डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, बहुत सारे हिमाचल के बारे में जो वो पूछा जाता है, हिमाचल जीके पूछा जाता है, हिमाचल के बारे में पूछा जाता है, कोई भी एग्ज़ाम हो। और उसमें जो वो एक टॉपिक रहता है हिमाचल बजट। तो हिमाचल बजट में जो वो बहुत सारी ऐसी बातें होती है स्पीच में, जो कि आपको एग्ज़ाम देने से पहले, जब वो कोई भी एग्ज़ाम हो उसको देने से पहले जो वो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या बजट में इस बार था। क्योंकि बजट से रिलेटेड जो वो एग्ज़ाम में ज़रूर जो वो एक दो क्वेश्चन जो वो आते ही आते हैं। और बजट में जो वो और भी बहुत सारी बातें जो वो आपको जानने को मिलती है, चाहे वो हिमाचल के बारे में हो, चाहे वो और किसी चीज़ के बारे में हो। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं 2023-2024 का जो बजट है, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बोल सकते हैं कि पहला बजट है। तो उसको जब हम यहाँ पे पूरी स्पीच को जब डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत सारी और भी जो वो मैं चीज़ें ऐड करूँगा। जैसे जैसे मैं इंपॉर्टेंट जो भी स्टेटमेंट होगी उसको जो वो रीड करेंगे, उसके बाद जो वो मैं कुछ और भी जो उसमें ऐड करूँगा। अगर आप इस पूरे वीडियो को जो वो देख लेते हो, सुन लेते हो, तो जो वो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, काफ़ी कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये वही स्पीच है जो मुख्यमंत्री ने जो बोली है, बिल्कुल एज इट इज़। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं जो 2023 और 2024 का बजट जो वो अनुमान प्रस्तुत करता हूँ। तो आगे लिखा है, मैं जो वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मुझे लगती है उसको ही जो हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। सर्वप्रथम मैं हिमाचल प्रदेश, सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं एक दो पैराग्राफ, उसके बाद जो वो आगे आगे चलते हैं। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को निर्णायक बहुमत से जीत दिलाने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। तो आप सभी को पता ही है कि अभी हमारे हिमाचल में जो कांग्रेस की सरकार है, उससे पहले जो वो बीजेपी की सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर, ठीक है, जो कि सराज विधानसभा क्षेत्र से थे। और जो अभी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने हैं, वो जो वो हमीरपुर से हैं, नदौन जो वो उनका विधानसभा क्षेत्र है। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, विधानसभा की जनता को भी धन्यवाद करता हूँ। आगे चलते हैं। कांग्रेस सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को सत्ता की बागडोर जो वो संभाली। तो इस डेट को आप याद रख सकते हैं, 11 दिसंबर 2022, मतलब कि लास्ट मंथ, साल का लास्ट ईयर। तो विरासत में नाजुक वित्तीय स्थिति मिली। इस स्थिति से उभरने और वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाने के लिए मेरे सभी माननीय सदस्यों से सहयोग की प्रार्थना रहेगी। इसके लिए प्रदेश के माननीय संसद सदस्यों से भी सहायता का निवेदन करता हूँ। पहले तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल के बारे में थोड़ा सा, कि हिमाचल प्रदेश में जो 68 जो वो विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है, और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो जो वो 3 है, लोकसभा की जो वो 4 है। हमारे हिमाचल की जो पूरा एरिया है वो जो वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और हमारी जो पॉपुलेशन है वो जो वो 68 लाख समथिंग है। तो इसको भी आपको 12 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आगे जब हिस्ट्री की जो बात होगी तो थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूँगा। आगे देखते हैं। तो ये ऐसा ही लिखा है कि वो जो वो सहयोग करें हमारा भी। तो यहाँ पे लिखा है, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार को अप्रत्याशित कर्जे का बोझ और कर्मचारियों और पेंशनर के एरियर एवं महंगाई भत्ते की 10,000 करोड़ की देनदारी विरासत में मिली है, ठीक है। ये जो वो दूसरे सरकार को जो वो ब्लेम किया जा रहा है कि पहले से ही जो वो देने को पैसा है। सरकार की नीतियों के कारण आज प्रत्येक हिमाचल वासी पर 92,833 रुपये का कर्ज हो गया है। तो इतना जो वो कर्ज आप यहाँ पे हिमाचल पर जो वो पहले से ही था। जून 2022 के बाद जीएसटी मुआवजा बंद होने के राज्य के बजट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जो आगामी कुछ वर्षों तक रहेगा। केंद्र सरकार से मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान 2022 टू 23 में 9,377 करोड़ रुपए से घटता घटता 2025-26 में जो वो 3,257 करोड़ रुपए जो वो रह जाएगा। इन सभी चुनौतियों के बावजूद प्रदेश के विकास की गति में कमी नहीं आने दी जाएगी। आगे लिखा है, मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करेगी और वर्तमान कांग्रेस सरकार की विकास नीतियों को लागू करने के लिए कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र का पॉलिसी डॉक्यूमेंट के रूप में अनुसरण किया जाएगा। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र 2022 में निहित गारंटियों में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है, जिनको लागू करने के लिए हम कृत संकल्प है। तो आगे जो भी पैराग्राफ है उसमें जो इंपॉर्टेंट है वही जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो नेक्स्ट पैराग्राफ में जो वो यही लिखा है कि हम जो वो अपने वायदों को जो वो पूरे करेंगे, जो भी हमने किए थे। और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो जो वो कह रहे हैं थोड़ा-सा हिस्ट्री के बारे में, तो इसको पढ़ लेते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन इतना बेसिक बात है तो आप सभी को ये पहले से ही पता होनी चाहिए अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आप यहाँ पे लिखा है हिमाचल प्रदेश वर्ष 1948 में अस्तित्व में आया, तो आप डेट भी आप याद रख सकते हैं 15 अप्रैल को जो वो हमारा हिमाचल बना था 1948 में। और इसने लिखा कि 1971 में जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, तो इस डेट को भी आप याद रख सकते हैं 25 जनवरी 1971 में जो वो हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और हमारा जो स्टेट बना था वो बना था 18वां स्टेट। अभी जो पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा जो स्टेट है वो जो वो 21 नंबर पर जो वो आता है, इसको भी जो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। तो इंदिरा गांधी भी कांग्रेस से हैं, तो यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल बातें तो होगी। नेक्स्ट लिखा है हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए बीएड का जो एंट्रेंस है वो भी आने वाला है, तो उसमें भी हिमाचल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में जो पूछ जाता है। हालांकि पिछली बार जो वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का जो वो कुल कितने दिनों तक जो वो सीएम रहे थे, तो यहाँ पे डेज ही पूछ लिए। काफ़ी टाइम तक जो वो सीएम रहे, लेकिन डेज कौन काउंट करता है, ठीक है, तो वो भी आपको जो वो देख करके जाना है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के पथ पर अग्रसर है। आगे लिखा है वर्तमान परिस्थितियों में भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था स्थापित की जाएगी और व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रही है। आगे जो वो शिमला के बारे में है और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वो यहाँ पे आ चुका है, जो कि आपके एग्जाम में जो वो बनने की वेरी बहुत जो वो संभावना है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि शिमला, पहले तो ऐसा होता था शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर शपथ के बाद जो वो सचिवालय जाते थे, ठीक है, सेक्रेटेरिएट जाते थे। लेकिन अब जो वो मुख्यमंत्री ने जो वो टूटीकंडी स्थित बालिका आश्रम में जो वो बच्चों के साथ जो वो भेंट की और उनसे बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि उनके विकास के लिए, उत्थान के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का शुभारंभ किया। तो आपको चलता है कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना जो वो किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, किस स्टेट से रिलेटेड है या किसने शुरू किया, क्या हुआ वहाँ पे। तो मुख्यमंत्री ने जो वो ये शुरू की थी कहाँ पर, टूटीकंडी स्थित ये जो वो शिमला में है, ठीक है, बालिका आश्रम में। आगे लिखा है हमारी सरकार ने सत्ता ग्रहण करते ही, तो ये तो आपको पता होगा कि ओपीएस जो वो बहाल कर दी है हमारी कांग्रेस सरकार ने। तो यहाँ पे लिखा है कि 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों को जो वो इसका लाभ मिलेगा और 8,000 करोड़ रुपए की एनपीएस राशि जो भारत सरकार के पास पड़ी है उसे प्रदेश को लौटाने के लिए जो वो प्रस्ताव पारित किया गया है। तो ये तो आप सभी को पता ही है। आगे देखते हैं पेज पैराग्राफ 9 में जो यहाँ पे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हालांकि यह सच है कि हिमाचल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और अन्य क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे कि बिना अध्यापकों के स्कूल, बिना डॉक्टर के अस्पताल, ठीक है, तो ये जो हिमाचल के विकास का आदर्श नहीं हो सकते हैं। ये भी अच्छी बात जो वो यहाँ पे कही है। नेक्स्ट पैराग्राफ 10 में जो वो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि बिजली, पानी और सड़क सहित अन्य सुविधाओं को लोगों तक जो वो बिना किसी बाधा के पहुँचाने के लिए केवल नए दफ्तर खोलने की बजाय लोक सेवा के लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें निश्चित समय सीमा में पूरा करने की आवश्यकता है। और ये बोल रहे हैं कि गुड गवर्नेंस के साथ, गुड गवर्नमेंट के साथ जो वो गुड गवर्नेंस की भी ज़रूरत है। नेक्स्ट मुख्यमंत्री ने कहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया। ये बोल रहे हैं कि ये आज वो कुछ वर्तमान की जो वो तकनीक है, सूचना क्रांति का समय है आजकल, तो ये जो वो हमारे खर्चे को जो वो कई गुना कम कर देते हैं। तो इसलिए जो वो यहाँ पे बदलाव लाना जरूरी है। नेक्स्ट लिखा है आज पूरी दुनिया ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर जो वो बढ़ रही है, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अध्यक्ष महोदय, मेरा यह बजट अभिभाषण इन्हीं बिंदुओं पर आधारित है। हिमाचल प्रदेश के विकास को तीव्र गति देने और बहुमुखी और समग्र बनाने की दिशा में एक नई व्यवस्था बहाल है। तो नेक्स्ट लिखा अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 में दर्शाए गए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो आईएमएफ की फुल फॉर्म भी आप याद रखिए, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर अनुमानित वृद्धि दर वर्ष 2022 में 6.8%। देखिए ये जो वो पूछ जाता है, तो इसलिए आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार जो आपको अनुमानित जो हिमाचल की वृद्धि दर थी वो जो आपको याद रखनी है 6.8 थी, और 2023 के लिए 6.1 जो वो प्रतिशत आंक की गई है, जो कि पूर्व में वृद्धि दर से कम है। ये तो ठीक है, कम है। नेक्स्ट लिखा है राष्ट्रीय स्तर पर इस आर्थिक सुस्त गति का हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें तथा बेरोजगारी की समस्याएं के साथ साथ जो प्रदेश की अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। नेक्स्ट लिखा है अध्यक्ष महोदय, 2022-2023 के दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है। 22-23 के दौरान हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय 10.4% की वृद्धि के साथ
2,22,227 रुपये रहने का अनुमान है। ठीक है, तो 2022 टू 2023 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, इसको बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 1,95,404 करोड़ 404 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इसको भी जो आप या अनुमान लगाया जा रहा है, तो इसको याद रखने की भी ज़रूरत है नहीं। लेकिन कई बार जो वो ऐसे आंकड़े भी पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप याद रखने की थोड़ी-सी कोशिश करें। एक आइडिया जो वो रह जाता है कि हमने ऐसा पढ़ा था, तो एक मतलब कि याद रह जाता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे लिखा है राज्य विकास बजट के लिए 9,524 करोड़ व्यय किए जाने का प्रस्ताव है। अनुसूचित जाति मतलब कि एससी कैटेगरी विकास कार्यक्रम के लिए 399 करोड़ रुपए और जनजातीय विकास कार्यक्रम के लिए 857 करोड़, पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 104 करोड़ और यहाँ पे अतिरिक्त केंद्रीय योजनाओं के लिए 3,397 करोड़ रुपए का जो प्रस्ताव व्यय प्रस्तावित किए गए हैं। नेक्स्ट लिखा है अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में विकसित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि 2026 तक जो वो ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में जो वो कहा है। इसके लिए जल विद्युत के अतिरिक्त सौर ऊर्जा के दोहन के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। 2023-24 में 500 मेगावाट और सौर ऊर्जा की परियोजनाएं आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। और आगे लिखा है कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में 2 पंचायतों का पायलट आधार पर जो ग्रीन पंचायतों के रूप में विकसित किया जाएगा। इन पंचायतों में जो 500 किलोवाट से लेकर के 1 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएगी। पांगी में विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए सौर ऊर्जा आधारित बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना स्थापित की जाएगी। इसको हम ना यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 20 तक जो वो इसको कंप्लीट करते हैं। आगे बहुत सारी और भी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे टोटल जो वो मैं आपको बताता हूँ कि कितने जो वो यहाँ पे पैराग्राफ है। बहुत लंबा ये जो वो भाषण है, मतलब कि इसको जो वो एक पार्ट में तो कवर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन इसको बोला जा सकता है। हो सकता है, लेकिन वीडियो को जो वो एडिट करके फिर जो वो कंबाइन करके जो वो हो सकता है 3-4 घंटे की ये वीडियो बने, क्योंकि डिटेल में डिस्कस करना है तो टाइम इसको ज़रूर लगने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी यहाँ पे लंबे-लंबे जो वो पैराग्राफ हैं। चलिए 20 तक हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर जो वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो 18 पैराग्राफ पे जो वो लिखा है कि मैं घोषणा करता हूँ कि प्रदेश के युवाओं को उनकी अपनी भूमि या लीज पर ली गई भूमि पर जो वो 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40%, ये 40% आप याद रखिए, अनुदान सहित अनुमति दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो वो यहाँ पे 19 में लिखा है राज्य को जो वो ग्रीन स्टेट बनाने की जो वो बात हो रही है, मॉडल स्टेट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में विकसित किया जाएगा, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। और इलेक्ट्रिक वाहनों को भी जो प्रोत्साहन दिया जाएगा और ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है परमाणु, ये जो वो पहले प्रथम चरण में जो भी राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गों को इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा, वो जो यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, तो परमाणु से नालागढ़, उन्ना, हमीरपुर, देहरा, अम्ब हो गया, मुबारकपुर हो गया, संसारपुर, टेरेस और नूरपुर, ये जो वो पहला हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है पौंटा, नाहन, सोलन एंड शिमला, यहाँ तक। परमाणु सोलन, शिमला, रामपुर, पीओ, पूह, ताबो, काजा, लोसर। नेक्स्ट लिखा है शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, नूरपुर, बनीखेत, चंबा। नेक्स्ट मंडी, जोगिंद्रनगर, पालमपुर, धर्मशाला, काकड़ा, पठानकोट, कीरतपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, मनाली, केलांग, जिंगजिंगवार। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ है, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। हमारी सरकार आने वाले वर्षों में सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक परिवहन के रूप में विकसित करेगी। फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता लगभग समाप्त हो जाएगी। मैं ई वाहन मतलब इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में हिमाचल के युवाओं की भागीदारी और प्रोत्साहन देने के लिए निम्न घोषणाएं करता हूं। तो प्राइवेट बस ऑपरेटर को ई बस खरीद के लिए 50% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपए तक का उपदान दिया जाएगा। नेक्स्ट लिखा है प्राइवेट ट्रक ऑपरेटर को ई ट्रक खरीद के लिए 50% की दर से 50% जो वो यहाँ पे लिखा है सब कुछ। ठीक है, तो आगे जो हम लोग बाद में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।